ट्रांसप्लांट कराने के बाद बहुत लोगों को बोलते हैं कि भैया कैंसर हो जाएगा ऐसे करके, तो ऐसा कुछ देखने को मिला। मिनॉक्सिडिल यूज करने से क्या नया बाल आ सकते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गरीब रहते हैं, तो धूल मिट्टी में काम करते हैं, तो क्या उन लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रेखराम साहू और हमेशा की तरह आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ बैठे हुए हैं आज डॉक्टर सौम्य पांडे सर जी, जो कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है। और आज सर से हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जितना भी आप लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है उसका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। उससे पहले दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लेंगे, जिससे आप लोगों को हमेशा हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड जेन्युइन कंटेंट मिलता रहे। तो सर जी, जो भी क्वेश्चन किया है व्यूअर ने, उसका आंसर जानने की कोशिश करूंगा। जी बिल्कुल जी सर जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट हम लोग कराते हैं उसका साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकता है? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट के परमानेंट या लंबे समय तक या दीर्घकालीन कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रोसीजर है, सर्जरी है। तो कुछ समय के लिए, जैसे कि किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर में जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे हल्का सा स्वेलिंग आना, हल्का सा पेन होना, ये है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म या दीर्घकालीन कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जी सर। और सर, जैसे हम लोग कभी कभी क्या होता है, डॉक्टर सलाह तो नहीं देते, बट बहुत सारे पेशेंट ऐसा रहता है जिसका कि हेयर लॉस हो चुका रहता है, वो लोग क्या करते हैं कि मिनॉक्सिडिल यूज करते हैं। तो क्या जो मिनॉक्सिडिल यूज करने से क्या नया बाल आ सकते हैं? देखिए, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। मिनॉक्सिडिल या कोई भी दवाई जो बालों को उगाती है या बढ़ाती है, वो तभी तक काम कर सकती है जब तक आपकी सर में बालों की जड़ मौजूद हो। एक बार सर बिल्कुल चिकना हो गया है, इसका मतलब है वहां पे जड़ जो है वो खत्म हो चुकी है। तो आप कोई भी दवाई का उपयोग कीजिए, उससे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर पतले बाल हैं, छोटे बाल हैं, तो जरूर मिनॉक्सिडिल इन पतले बालों को मोटा कर सकती है, छोटे बालों को लंबा कर सकती है। और सर, साथ ही साथ ये भी रहता है कि भैया बहुत लोग बोलते हैं पीआरपी कराने से हमारा जो रूट निकल कर आ जाएगा, तो उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, मेरा जवाब फिर वही रहेगा, जब तक आपके सर में जड़ है तभी तक कोई भी हेयर लॉस ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग पीआरपी ही काम करेगा। अगर जड़ ही नहीं है सर में, सर बिल्कुल चिकना हो गया, तो पीआरपी, मिनॉक्सिडिल, फिनेस्ट्राइड कुछ भी चीज काम नहीं करेगी। और जीएफसी भी? हाँ, जीएफसी जीएफसी एक्चुअली पीआरपी का एक रिफाइंड वर्जन है। पीआरपी से ज्यादा ग्रोथ फैक्टर का कंसंट्रेशन जीएफसी में होता है। जी सर। और जैसे सर, बहुत लोगों को क्वेश्चन रहता है कि जैसे फिनेस्ट्राइड से इतना ज्यादा डरे हुए हैं कि सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकता है करके, तो क्या हम लोगों को जैसे हेयर ट्रांसप्लांट करा ले तो क्या फिनेस्ट्राइड है वो हम लोगों को लाइफ टाइम लेना पड़ता है? नहीं, देखिए, फिनेस्ट्राइड बेसिकली एक डीएचटी ब्लॉकर है। डीएचटी आपकी बॉडी में एक हार्मोन होता है जो सर के ऊपर के बालों को पतला करता है। तो फिनेस्ट्राइड इस हार्मोन के असर को ब्लॉक करती है आपके बालों पर। लेकिन फिनेस्ट्राइड का जो डोज हेयर लॉस या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद दिया जाता है वो बहुत कम रहता है। और बहुत सारी ऐसी स्टडीज हैं जिसमें ऐसा देखा गया है कि जो प्रॉब्लम की बात आप कर रहे हैं वो मुश्किल से 1 से 1.5% पेशेंट्स पे ही देखी गई है, और वो भी रिवर्सिबल है। एक बार आप दवाई बंद कीजिए, अगले कुछ सप्ताह के अंदर वो सारे इफेक्ट रिवर्स हो जाएंगे। और फिनेस्ट्राइड आपको अगर हेयर ट्रांसप्लांट आपने जल्दी करवाया है, यानी अगर 20s में करवाया है, तो थोड़ा लंबे समय तक आपको लेना पड़ सकता है। लेकिन ऑफकोर्स फिनेस्ट्राइड रोज लेने की जरूरत नहीं पड़ती। एक सर्टेन टाइम तक रोज लिया जाता है फिनेस्ट्राइड, फिर हफ्ते में 2 बार उसका डोज कर दिया जाता है। और सर, जैसे कि बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन है, जैसे फिनेस्ट्राइड में बहुत सारा वीडियो देखा यूट्यूब में, तो बोलते हैं कि भैया फिनेस्ट्राइड खाने से नया बाल उग जाता है ऐसे करके। नहीं, ऐसा संभव नहीं है। देखिए, नए बाल सिर्फ ईश्वर के अलावा आपको और कोई नहीं दे सकता है ना। नए बाल आपको चाहिए तो आर्टिफिशियल तौर पर हेयर ट्रांसप्लांट के थ्रू सर के पीछे से बाल सामने प्रत्यारोपित किए जाते हैं। नए बाल कोई भी दवाई नहीं उगा सकती अभी तक जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। जी सर। और सर, एक ये भी क्वेश्चन है कि जैसे हम लोगों ने हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया, अब हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद क्या हम लोगों को पीआरपी और जीएफसी यदि हम लोगों ने नहीं कराया तो फिर क्या होगा? देखिए, अगर आप टेक्निकली मुझसे पूछेंगे तो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद पीआरपी और जीएफसी कराना कंपलसरी या नेसेसरी नहीं है। लेकिन ऐसा देखा गया है कई बार कि कुछ ग्राफ्ट्स आपके कमजोर होते हैं, कुछ पतले होते हैं। अगर हम पीआरपी ट्रांसप्लांट के बाद करते हैं तो वो सब ग्राफ्ट्स की भी ग्रो करने की टेंडेंसी या कैपेसिटी बढ़ जाती है, आपका रिजल्ट उससे बेटर हो जाता है। लेकिन इसके बाद मैं फिर से कहना चाहूंगा, अगर आपका डोनर एरिया से ग्राफ्ट जो निकले हैं वो अच्छे हैं, तो ऐसा कतई जरूरी नहीं है कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट के बाद पीआरपी लेना जरूरी है। वो आपके डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए कि पीआरपी जरूरी है कि नहीं है। जी सर। और ये सर, बहुत लोगों को क्वेश्चन रहता है मोस्टली कि हेयर ट्रांसप्लांट हम लोग जैसे करा रहे हैं तो कितना खर्चा आ जाता है करके। जी, देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट का जो रेट है वो अलग अलग शहरों में, ऑफ कोर्स जो रेट आपको रायपुर में मिलेगा, बॉम्बे का रेट या दिल्ली का रेट उससे कहीं ज्यादा रहेगा। हेयर ट्रांसप्लांट का रेट तकनीक के ऊपर भी डिपेंड करता है। हेयर ट्रांसप्लांट यानी मैं अगर एफयूवी टेक्निक की बात करूं तो मुख्य रूप से 3-4 तकनीक हैं, जिनमें सबका रेट अलग अलग होता है।
और आपको कुछ क्लिनिक 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए में भी ऑफर कर सकते हैं। कुछ तकनीक जो होती है वो 20 से 30 रुपए, कुछ तकनीक 30 से 40 रुपए तक भी ऑफर होती है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी टेक्निक लेना चाहें। सर ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि मजदूर भाई लोग रहते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गरीब रहते हैं, तो धूल मिट्टी में काम करते हैं, तो क्या उन लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए, आपके जो हेयर्स हैं वो जरूरी नहीं है धूल मिट्टी के कारण जा रहे हैं। धूल मिट्टी कोई एक कॉन्ट्राइंडिकेशन या मनाही नहीं है। जब तक आपका हीलिंग फेज है शुरू के 6-7 दिन, आप उस दिन इस दौरान थोड़ा सा अपने वर्क से ब्रेक ले सकते हैं। उसके बाद आपका एक बार हेड वॉश वगैरह हो जाए, डोनर एरिया की हीलिंग हो जाए, तो आप बिल्कुल धूल मिट्टी में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अपने सर को आप अच्छे से साफ कीजिए, शैम्पू कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सर ये एक क्वेश्चन और है, जैसे कि हेयर ट्रांसप्लांट हम लोग करा रहे हैं, तो ये बाल कहाँ से लिए जा सकते हैं जिससे कि नेचुरल दिखाई दे? देखिए, सबसे पहले तो हमारी जो प्रायोरिटी या प्राथमिकता होती है वो हमेशा सर के पीछे का जो डोनर एरिया है उसकी होती है। अगर यहाँ से ग्राफ्ट कम पड़ जाते हैं तो फिर हम दाढ़ी या बियर्ड एरिया से ग्राफ्ट लेते हैं। यहाँ से भी अगर कम पड़ गया तो चेस्ट हेयर लिए जाते हैं या अंडर आर्म हेयर लिए जाते हैं। अगर यहाँ पे भी कम पड़ गया तो लास्ट में हम जेनेटिकल या गुप्तांगों के बाल को लेते हैं, लेकिन ये बहुत मजबूरीवश लिए जाते हैं अगर बाकी डोनर एरिया बिल्कुल खत्म हो गया हो तब। और सर जैसे हेयर ट्रांसप्लांट हम लोगों ने करा लिया, अब हेयर ट्रांसप्लांट के बाद क्या हम लोगों को मेडिसिन लेना कंपलसरी है? जी देखिए, आपको हेयर ट्रांसप्लांट के बाद शुरुआती 5 से 6 महीने में रेगुलर मेडिकेशन जरूर लेना चाहिए, क्योंकि इसी समय आपके जो ट्रांसप्लांटेड बाल हैं ये ग्रो हो रहे होते हैं। जिसको आप ऐसे समझिए जैसे आपने कोई नया बीज लगाया जमीन पे, उसको आप अच्छे से खाद पानी देंगे तो उसका ग्रोथ अच्छा आएगा। उसी तरीके से जो दवाइयां होती हैं, जो हमने नया बाल लगाया है अभी पीछे से निकाल कर, उसके लिए खाद पानी की तरह काम करती है। शुरू के 5-6 महीने ये जरूरी होती है। उसके बाद डिपेंड करता है कि आपके बालों की थिकनेस कैसी है, ग्रोथ कैसी है, उसके हिसाब से दवाइयां धीरे धीरे करके बंद कर दी जाती है। सर और बहुत लोग ये बोलते हैं जैसे हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद बहुत लोगों को बोलते हैं कि भैया कैंसर हो जाएगा ऐसे करके, तो ऐसा कुछ देखने को मिला सर? देखिए, ये बिल्कुल असत्य बात है। अभी तक कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण या कोई भी स्टडी ऐसी नहीं आई है जो कहे कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आपको कैंसर हो सकता है। देखिए, कैंसर एक बिल्कुल अलग बीमारी है और हेयर ट्रांसप्लांट एक बिल्कुल अलग सर्जरी है। इन दोनों का आपस में कोई तालमेल नहीं। और मैंने भी ये कई पेशेंट्स ने सवाल पूछे हैं, तो कोई भी जो डॉक्टर है ये आपको कभी नहीं बोलेगा कि इससे कैंसर होता है, क्योंकि ये कहना चाहिए साइंटिफिक तौर पर संभव ही नहीं है। अब बहुत सारे आपको जो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड के लोग हैं जो यूट्यूब में सनसनी फैलाने के लिए वीडियो बनाते हैं सोशल मीडिया में, ऐसे लोग जरूर थोड़ा सा सनसनी या व्यूज पाने की इच्छा रखते हुए ये सब बातें करते हैं। लेकिन मैं आपको बिल्कुल अश्योर कर रहा हूँ, आश्वस्त कर रहा हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट के कारण कैंसर होने की संभावना 0% है। सर जी, आपसे अगर थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो ये कैंसर के बारे में बता सकते हैं कि किस किस वजह से हो सकता है? देखिए, कैंसर क्या होता है? हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड नहीं। जी देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड कैंसर होता नहीं है, होता ही नहीं है। अच्छा। कैंसर क्या है? कैंसर आपकी जो बॉडी में जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, जब ये अनियंत्रित होकर बढ़ने लगती हैं और ट्यूमर बना लेती है, एक मास बना लेती है, अच्छा। उसको कैंसर बोला जाता है। और फिर वो पूरी बॉडी में फैलकर बाकी बॉडी के फंक्शन को डिस्टर्ब करता है, तो ये कैंसर होता है। तो बालों के संबंधित कैंसर का बालों से कैंसर का कोई संबंध ही नहीं। अच्छा, आप समझ जाओ दोस्तों आप लोग क्या बोल रहे हैं। अगर कोई भी है, अगर किसी भी जगह अगर आपको खून का रुकावट बन रहा है, फिर कहीं बोलते ना कुछ भी अगर रुकावट हो रहा है तभी जाकर आपको कैंसर होगा, ऐसे अदरवाइज कैंसर होने का चांस ही नहीं है। और ऐसे होता किस किस वजह से सर? ऐसे आप देखिए, कैंसर आपको बॉडी में कहीं भी हो सकता है, अलग अलग जगह। जैसे मुंह का कैंसर की हम बात करें तो मुंह का कैंसर ज्यादातर गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट या शराब की वजह से होता है ना। लंग का कैंसर भी इसी वजह से होता है। आपको जो पेट या आंत का या लिवर का कैंसर होता है, ये आपकी खराब खान पान की वजह से होता है। ठीक है। हड्डियों का कैंसर जो है ये हो सकता है आप ऐसे जगह कहीं काम करते हो जहाँ पे रेडिएशन का एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो, तो उससे हड्डियों का कैंसर हो सकता है। ऐसे अलग अलग बॉडी पार्ट्स के कैंसर का अलग अलग कारण होता है। तो दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर सुन लिया कि डॉक्टर साहब ने बताया दिया कि ये हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड, इसमें कैंसर का कोई भी टेंशन नहीं है। तो आप लोग बेझिझक अपना हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह कराना चाहो तो बेझिझक करा सकते हो। तो सर हमारे यूट्यूब के माध्यम से हमारे जो सब्सक्राइबर भाई लोग उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं एज अ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन ये संदेश आपको देना चाहूंगा कि अपने बालों की केयरिंग अर्ली एज से चालू कीजिए। अगर आपके पिताजी, दादाजी या नाना मामा के पक्ष में आप देखते हैं कि बाल कम है सर में, तो आपको एकदम बिल्कुल विजिलेंट यानी कि एकदम तत्पर रहना चाहिए। अगर कुछ भी लग रहा है बाल पीछे जा रहे हैं या खराब हो रहे हैं, तुरंत किसी डॉक्टर से मिलिए। अपना खाना पीना अच्छा रखिए, अच्छी डाइट रखिए और नशे से बचिए, क्योंकि स्मोकिंग और अल्कोहल सबसे बड़ा दुश्मन है आपके बालों के लिए।
इससे आपका जीवन, बाल तो खैर ठीक है लेकिन आपका जीवन भी तबाह होता है, तो इससे दूर रहिए। जी सर, इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave.